बैक टू योर चैनल। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आज बॉटनी के क्वेश्चंस। ये नीट के पेपर में आया हुए क्वेश्चंस हैं, नीट 2022 के। तो हम इसे कवर कर रहे हैं। इसके पहले कि अगर आपको वीडियो बायोलॉजी के देखने हैं तो ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्लिक करते ही अभी तक के सभी आपको बायोलॉजी के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a method of ex-situ conservation? Which of the following is not a method of ex-situ conservation? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो चीजें होती है, एक इन सीटू होता है और दूसरा होता है एक्स सीटू। ठीक है, तो इन सीटू में क्या होता है? इन सीटू में ऑन साइट कंजर्वेशन होता है। ठीक है, ऑन साइट मतलब जिस जगह पे कंजर्वेशन कर रहे हैं उसी जगह पे पूरा सारे बायोडायवर्सिटी के लेवल, सारा इकोसिस्टम को कंसीडर करते हुए इन सीटू में उसी पोजीशन पे जहां चीज है वहीं पे कंजर्वेशन होता है, ऐसे इन सीटू कहते हैं। एक्स सीटू में क्या होता है? बाहर होता है कंजर्वेशन। ठीक है, उस जगह पे नहीं होता और एक स्पेसिफिक बायोडायवर्सिटी लेवल पे ही फोकस किया जाता है, पूरे बायोडायवर्सिटी पूरे इकोसिस्टम पे फोकस नहीं किया जाता। ठीक है, तो जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, माइक्रो प्रोपगेशन है, तो ये एक जगह पे होता है। ठीक है, और उस जगह ये नहीं मतलब होता है कि ऑन साइट नहीं है और ये अलग से किया जाता है और पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस बना के नहीं किया जाता, सिर्फ उसी चीज जो हम करना चाहते हैं उसी पे फोकस रहता है। तो ये तीनों चीजें जो है आपकी एक्स सी टू में आती हैं। ठीक है, एक्स सी टू में आती हैं। लेकिन अगर आप नेशनल पार्क की बात कीजिए तो नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पे आप उसी जगह पे चाहते हैं कि वहां पे कंजर्वेशन हो स्पीशीज का, तो वहां और स्पीशीज भी रहती हैं, क्लाइमेट भी रहता है, नेचुरल एनवायरमेंट रहता है, इकोसिस्टम रहता है, बायोडाइवर्सिटी के कई लेवल रहते हैं, तो उसी जगह पे हो रहा होता है, इसलिए ये इन सीटू है। ठीक है, इसमें पूछा है नॉट अ मेथड, तो नॉट अ मेथड में नेशनल पार्क सही आंसर है, क्योंकि नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन में आता है और क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन इसमें ऐसी तरीके से पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन करते हैं, डीएनए का भी कर सकते हैं और प्रोटीन का भी कर सकते हैं। प्रोटीन का करते हैं तो आपकी वर्टिकल जेल चलती है। ठीक है, और अगर डीएनए का होता है तो आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जेल चलती है। ठीक है, डी प्रोटीन में आप पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं और डीएनए में आप क्या यूज करते हैं? एगारोज। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये सब डायरेक्ट आ सकता है। तो डीएनए के लिए क्या हो गया? एगारोज। ठीक है, और इसके लिए आपकी पेज होती है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन के लिए। ठीक, अब यहाँ के स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कह रहा है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जब हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और डीएनए का सेपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे ब्राइट ऑरेंज कलर दिखता है, किसका? डीएनए का। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए, एक ब्राइट ऑरेंज कलर दिख गया और डीएनए का दिखा, किसमें? जब एक्सपोज किससे करेंगे? यूवी लाइट से। ठीक है, और क्यों दिखता है? क्योंकि इसकी स्टेनिंग हुई होती है इथीडियम डाइब्रोमाइड से, है ना, इथीडियम डाइब्रोमाइड। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, किससे स्टेनिंग की जाती है? इथीडियम डाइब्रोमाइड से। ठीक है, ईटीबीआर से स्टेन रहता है, इसलिए एक्सपोजर पे ब्राउन कलर बैंड दिखता है। दूसरा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बन गया एक नया। तो आप इसमें नीट के हिसाब से ना पढ़िए, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़िए। देखिए इल्यूशन मतलब क्या हो गया? जब हम सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स को जेल में जो कि मिल गए हैं उसको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करें तो सेपरेशन प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। सही है। तीसरा क्वेश्चन, द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर स्टेन्ड यूजिंग इथीडियम डाइब्रोमाइड। दे देखिए सही चीज है, इथीडियम डाइब्रोमाइड से ही हम यहाँ पे स्टेनिंग करते हैं ईटीबीआर से, जिसका जब ऑब्जर्व किया था यूवी लाइट में तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड बनता है। ये डीएनए स्टेनिंग में होता है एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ठीक है, चौथा कह रहा है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर डीएनए। तो ब्लू कलर तो होता ही नहीं है ना, ब्लू कलर होता नहीं, ब्राइट ऑरेंज कलर होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या हो गई? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड, डीएनए, यूवी लाइट का एक्सपोजर, इल्यूशन और इथीडियम ब्रोमाइड से इसका स्टेनिंग। ठीक है,
तो इसमें हम अपने क्वेश्चंस बना ले रहे हैं खुद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। प्रिडेशन की बात आ रही है, तो प्रिडेशन में दो पार्टनर होंगे, एक प्रेडेटर होगा, है ना, और एक होगा प्रे। ठीक है, प्रेडेटर हमला करेगा प्रे को और खा जाएगा, जैसे हम कहें लॉयन और डियर, प्रेडेटर और प्रे। तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज नेसेसिटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जो है क्या ये जरूरी है? तो नेचुरल सी बात है, ट्रॉफिक लेवल मेंटेन करता है तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए जरूरी होता ही है। ठीक है। सेकंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। ठीक है, स्पीशीज की डाइवर्सिटी के लिए भी बिल्कुल ये जरूरी है। ठीक है। फिर है, इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज। अब ओवर एक्टिव प्रेडेटर होगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रे को खा जाएगा तो प्रे बचेगा ही ज्यादा, जब ज्यादा नहीं बचेगा तो एक्सटेंशन होने की चांसेस जो कि कम होती है लेकिन हो सकती है, ये भी सही है। फिर कह रहा है बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। कह रहा है दोनों ही स्पीशीज को नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो ये तो गलत है, ये चीज गलत है। प्रेडेटर को फायदा होता है, प्रे को नुकसान होता है, तो दोनों को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत है। और सही चीजें क्या है? प्रेडेशन और प्रेडेटर और प्रे में इकोलॉजिकल बैलेंस भी जरूरी है, डाइवर्सिटी के लिए भी जरूरी है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्टली मैच। इसमें से ये अच्छा क्वेश्चन, इनकरेक्ट मैच कौन सा है? ठीक है, वॉल्वॉक्स का स्टार्च दिया हुआ है, एक्टोकार्पस का फिकोजैंथिन दिया हुआ है, यूलोथ्रिक्स का मैनिटॉल दिया हुआ है और पोरफायरा का फ्लोरिडियन स्टार्च दिया हुआ है। तो ये स्टोरेज मटेरियल की यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो बताइए इसमें क्या चीज गलत है? देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो बता दे रहा हूँ, आंसर 3 जो लिखा हुआ है ऑप्शन ये गलत है। क्यों गलत है? यूलोथ्रिक्स जो होता है ये कौन सा फंजाई है? ग्रीन एल्गे है, सॉरी, ये कौन सा एल्गे है? ग्रीन एल्गे। ठीक, तो किस फैमिली का है ये? क्लोरोफाइसी का है। ठीक है, क्लोरो फाइसी फैमिली का है ये। ठीक है, तो ये ग्रीन एल्गे हुआ। ठीक है, अब ग्रीन एल्गे में स्टोरेज मटेरियल क्या होता है? मैनिटॉल नहीं होता, इसमें क्या होता है स्टोरेज मटेरियल? स्टार्च होता है। ठीक, तो ग्रीन एल्गे में, क्लोरोफाइसी में, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च है। और मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल भी स्टोर्ड मटेरियल होता है, लेकिन मैनिटॉल जो होता है वो मैनिटॉल जो है जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो ग्रीन एल्गे में नहीं, वो ब्राउन एल्गे में होता है। किस में होता है? ब्राउन एल्गे। और ब्राउन एल्गे को क्या कहते हैं? फेओफाइसी। फेओफाइसी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है वो हम बता दिए आपको। वॉल्वॉक्स में स्टार्ची होता है स्टोरेज मटेरियल, एक्टोकार्पस में फ्यूगोजैंथिन। क्वेश्चन बनता जा रहा है, देखिए, वॉल्वॉक्स में स्टार्च स्टोरेज मटेरियल, एक्टोकार्पस में फ्यूगोजैंथिन स्टोरेज मटेरियल, पोरफायरा में फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोरेज मटेरियल, यूलोथ्रिक्स में मैनिटॉल नहीं, स्टार्च स्टोरेज मटेरियल। मैनिटॉल जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो होता है ब्राउन एल्गे में। नंबर 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। इसमें से कौन प्लास्टिसिटी नहीं शो करता? ठीक है, ऑप्शन आ रहा है मेज, कोरिएंडर, कॉटन की बटर कप। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? प्लास्टिसिटी मतलब ये होता है कि जो लाइफ साइकिल होती है किसी प्लांट की, तो उस लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ में, वो अपनी जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से, फेजेस के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करता रहता है ना। प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे फॉलो करता रहता है रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल और फेज ऑफ लाइफ, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता रहता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। जैसे जैसे कॉटन में, ठीक है, कॉटन में और कोरिएंडर में आपका क्या बनता है? हेट्रोफिल बनते हैं। क्या बनते हैं? हेट्रोफिल्स। ठीक है, तो हेट्रोफिली वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉटन और कोरिएंडर में होता है। इसी तरीके से आपका बटर कप में भी आप पे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन मेज एक ऐसा प्लांट है जो ड्यूरिंग द लाइफस्टाइल उसके अंदर चेंजेस नहीं आती हैं, और कोई भी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स हो वो स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं करता। तो इसका मतलब इसके अंदर प्लास्टिसिटी नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। और मतलब ये हुआ कि मेज के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं है। प्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो ये एक्सो टाइप किस में पाया जाता है? मंकीज में, ड्रोसोफिला में, बर्ड्स में कि ग्रासहॉपर्स में?
डायरेक्ट क्वेश्चन है ये ग्रास हॉपर्स में, ठीक है। तो एक्स और एक्स वाई ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन ग्रास हॉपर में क्या होता है, फीमेल्स में तो एक्स होता है लेकिन मेल्स में सिर्फ एक्सो ही होता है। ये स्पेशल केस है ग्रास हॉपर्स के केस का, ठीक है। समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस which can remove particulate matter present in exhaust from a thermal power plant is। तो थर्मल पावर प्लांट है, मतलब से कोयले का प्लांट है जहां से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, हीट पावर प्लांट, ठीक है। तो उसका जो एग्जॉस्ट जो धुआं निकलता है उसमें से पार्टिकुलेट मैटर किस चीज से रिमूव किया जा सकता है, कैटालिटिक कन्वर्टर से, इंसिनरेटर से, कि एसटीपी से, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से। तो थर्मल पावर प्लांट में याद रखिएगा रिमूव किया जाता है पार्टिकुलेट मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, और इससे 99% 99% पार्टिकुलेट मैटर आपका रिमूव हो जाता है एग्जॉस्ट मटेरियल से, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर ये आपके ऑटोमोबाइल्स में, बाइक्स में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे बाइक में लगा हुआ है कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये जो है आपकी पॉइजनस गैसेस का एमिशन रोक देता है। एसटीपीज पता है आपको क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में एसटीपी बनता है, ये तो बहुत कॉमन चीज है। तो सीवेज ट्रीटमेंट जहां होता है वहां पे एसटीपी का यूज हो जाता है, हीट प्रोवाइड करके बंद कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट से ज्यादा हमको फोकस किस पे करना है, हमको फोकस करना है कि हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है और उससे क्या क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। तो कह रहा है कि लीफलेट्स होती हैं वो थॉर्न्स बना लेती हैं सिट्रस और बोगनविलिया में। ऐसा तो नहीं है, बोगनविलिया में लीफ अलग, थॉर्न अलग होता है। दूसरा कह रहा है एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल्स बना लेती हैं कुकुम्बर और पंपकिन में। तो कुकुम्बर और पंपकिन में ये बात सही है, एक्सिलरी बर्ड बनाती हैं, सही है। फिर कह रहा है स्टेम जो होता है फ्लैटेड एंड फ्लैशी हो जाता है ओपनशिया में, और मॉडिफाइड हो जाता है जो लीफ की तरह फंक्शन करता है, तो ओपनशिया की कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी सही है, ठीक है। फिर आपका आ रहा है कि राइजोफोरा शोज वर्टिकल अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स। ये इसकी क्वालिटी है राइजोफोरा की कि इसमें रूट्स जो है अपवर्ड ग्रो करते हैं। नया क्वेश्चन, दैट हेल्प्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो ये अपवर्ड ग्रो क्यों होते हैं, जैसे ऑक्सीजन मिले रेस्पिरेशन के लिए। तो राइजोफोरा में एक क्वेश्चन बन गया कि वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट होता है किसका, रूट्स का, जैसे ऑक्सीजन मिल जाए रेस्पिरेशन के लिए, ये भी सही है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए। पहला क्वेश्चन बन रहा है एक्सिलरी बर्ड बना रहा है टेंड्रिल्स कुकुम्बर ऑफ पंपकिन में। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है स्टेम फ्लैटेड और फ्लैशी है पंशिया में। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है राइजोफोरा में रूट्स अपवर्ड मूवमेंट होता है, और क्यों होता है, जैसे ऑक्सीजन मिले रेस्पिरेशन के लिए। और चौथा क्वेश्चन बन रहा है ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में जो ग्रोइंग स्टेम्स होती है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है। तो ये हमारे क्वेश्चन बने गए, ठीक है। पी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है कि एटीपी का कितना गेन होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में चेंज होता है, 8, 4, 6 की 2। सही आंसर आपको पता है 2 है। और 2 क्यों है, 2 क्यों है, 2 का रिजल्ट कैसे आया है, ग्लाइकोलिसिस के समय 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं 1 ग्लूकोज से, ये तो प्रोड्यूस की बात हुई। लेकिन जो नेट गेन होता है, नेट गेन, तो गेन अलग चीज होती है, नेट गेन जो होता है वो 2 एटीपी का होता है। तो प्रोड्यूस 4 हो रहे हैं फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन नेट गेन जो कंज्यूम हो गया इस वजह से नेट गेन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का होता है। इसका सही आंसर 2 होगा, ना कि 4 होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसका डायरेक्ट आंसर है लेस देन 7%। बहुत ही एनर्जी लेस कंज्यूमिंग वाला, लेस प्रोडक्शन वाला ये प्रोसेस होता है, ठीक है, लेस देन 7%, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हम स्टेटमेंट देखेंगे, हम ऑप्शन नहीं देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। बताइए पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 3 स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, ये क्वेश्चन ही बहुत आता है। दूसरा क्या होता है,
फिर एक स्टेप इसमें मिस कर रहा हूँ मैं, डीनेचुरेशन, फिर एम्प्लीफिकेशन होता है आखिरी में। ठीक है, तो आपका जो 3 स्टेप वाला प्रोसेस होता है वो देख लीजिएगा, इसमें एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए एम्प्लीफिकेशन ही होता है, उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं कि कई कॉपीज उसकी बन जाए। पहले डीनेचर किया जाता है, फिर उसके बाद एक बीच में स्टेप होता है, उसके बाद इलॉन्गेशन किया जाता है। टेम्परेचर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 70 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किस स्टेप पे, डीनेचुरेशन हो रहा है, बीच का एक स्टेप एग्जैक्टली टर्म नहीं याद आ रहा, और फिर चौथा स्टेप इलॉन्गेशन का होता है। ठीक है, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए होता है। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या होती हैं? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन आर यूज एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स का यहाँ कोई रोल तो नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स का सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं कि जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा सके। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, हमको आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कि पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। 3 स्टेप होते हैं, 70 डिग्री का क्रूशियल टेम्परेचर होता है, कॉपीज बनाते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स का सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है। ठीक है, स्टेटमेंट हम देखेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा जो है ऑप्शन क्या आ रहा है। ठीक है, इन ओल्ड ट्रीज, पुराने पेड़ों में, ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, ये डार्क ब्राउन होता है एंड रेजिस्टेंट होता है। डार्क ब्राउन याद रखिए, और क्या कह रहा है, रेजिस्टेंट किस चीज का, इंसेक्ट अटैक से। क्यों होता है ये, तो कई ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको देखना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन, ये बात तो सही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तो सिक्रीनिन्स और रेजिन्स, ये भी सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन सुबेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड आउटर लेयर ऑफ स्टेम, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। जो सही स्टेटमेंट हमको देखना है यहाँ पे क्या है, वो ये है, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा और डिपोजिशन होगा वेसल्स में, ल्यूमेन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड टैनिन्स और रेसिन्स प्रोड्यूस होते हैं सेंट्रल लेयर स्टेम से, ये इनको वाटरप्रूफ और मजबूत बनाते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये दोनों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नीट में दूसरी तरीके से क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारा बीएससी नर्सिंग में दूसरे तरीके से आता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा को पता ही है, इससे क्या क्या हेल्प होता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन तो अलग फिनोमिना है ना, सेंट्रल डॉगमा होता है जिसमें जो है आपका क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से आपका प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है वो तो ट्रांसलेशन हो रहा है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कुछ नहीं लेना देना उससे। ठीक है, जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यूज होता है। अब ऑप्शन आ रहा है बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो बेसिस है उससे आप जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाली स्पीशीज आपकी मॉथ्स और बटरफ्लाइज बीज हैं, मधुमक्खियां, तो बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मधुमक्खी होती हैं। ठीक, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, यही आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन मिल गया कि बीज जो है हमारी सबसे अच्छी पॉलिनेटिंग एजेंट है अमंग्स इंसेक्ट, बाकी आंसर सही है तो वही पढ़ लेते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन बाय वाटर रेयर होता है। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉपुलेशन, तो एबायोटिक पॉपुलेशन में पॉलिनेशन बाय विंड कॉमन होता है। ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर्स, तो मतलब गंदी बदबू प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्लाइज और बटर बीटल्स, फ्लाइज मक्खियां और बीटल्स अट्रैक्ट हों और अट्रैक्ट करने के बाद पॉलिनेशन करें, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें क्या क्या चीजें सही हैं, मतलब फ्लावर फाउल ऑर्डर्स गंदी बदबू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फ्लाइज और बीटल आके बैठे और पॉलिनेशन हो। बीज सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करता है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, बहुत तेजी से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स, तो कह रहे हैं कुकुम्बर की पैदावार बहुत बढ़ गई, एक हार्मोन यूज किया गया फाइटो हार्मोन, जिसकी वजह से हुआ, और उस हार्मोन की वजह से बहुत ज्यादा फीमेल फ्लावर्स बनने लगे, तो उस हार्मोन का नाम पूछा गया है। वो हार्मोन क्या साइटोकाइनिन है, कि वो एब्सिसिक एसिड है, कि जिब्रेलिन है, कि थाइलिन है, बताइए क्या है।
तो फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस करने की बात की गई है, तो उसके लिए आपका इथाइलिन है, फीमेल फ्लावर्स, इथाइलिन, ठीक है। लेकिन अगर हमें फ्रूट्स की बात करते, फ्लावर की बजाय फ्रूट्स की बात करते, करना पड़ता है। एब्सिसिक एसिड तो इनहिबिटर की तरह काम करता है, इसको तो कोई यूज ही नहीं है। साइटोकाइनिन आपका दूसरा रोल प्ले करता है। तो जिब्रेलिन तो फ्रूट्स के साइज के लिए है, और इथाइलिन जो है आपका फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की बात हो रही है, बताइए इसमें से कौन से फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हैं? विच ऑफ द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक? तो जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि फ्लावर को दो हाफ में हम डिवाइड कर लें, फ्लावर को दो हाफ में हम डिवाइड कर दें, सिमिलर हाफ में जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, है ना। और नहीं तो एक एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक। अब सिमिलर हाफ में आप किसको किसको कर सकते हैं? पी हुआ, गुलमोहर हुआ, बीन हुआ, कैशिया हुआ, तो आप ये गुलमोहर कर सकते हैं, कैशिया कर सकते हैं, तो ये दोनों ही जाइगोमॉर्फिक। लेकिन अब ये मस्टर्ड हुआ, धतूरा हुआ और ये चिली हुआ, ये क्या है? ये है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक मतलब प्लांट को दो हाफ में इक्वली डिवाइड कर दीजिए आप वर्टिकल प्लेन से, तो जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। इसका एग्जांपल गुलमोहर, कैशिया है, पी भी है ना, मटर, ठीक है, और बीन भी है। लेकिन ये मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। occurs during mitotic cell division, तो नीट पे तो घुमा के क्वेश्चन आता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम इसमें क्वेश्चंस निकाल रहे हैं क्या हो सकते हैं। और कई बच्चे कह रहे थे कि हमें नीट का पेपर भी सॉल्व करवाइए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स, कभी नहीं होता माइटोटिक सेल डिवीजन में। तो माइटोटिक में कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड होता है, बिल्कुल, ये तो होना ही होना है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, ये भी होगा। सेंट्रियोल्स का मूवमेंट होगा ऑपोजिट पोल में, तो होना ही होना है। पेयरिंग होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये नहीं होगा। ये कब होता है? ये प्रोफेस 1 ऑफ मेयोसिस, तो ये तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मेयोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते क्या हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? बंद फ्लावर होते हैं। जब नहीं होते तो अंदर ही अंदर उनके अंदर ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमी हो जाती है। तो ऑटोगैमी की वजह से क्या होगा? इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्लिस्टोगामस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि ओपन ही नहीं होते, बंद होते हैं, और उनके अंदर ही जो है ऑटोगैमी हो जाती है, अपने अंदर ही जो है वो फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल पार्टनर्स का, और क्रॉस पॉलिनेशन उसमें होता नहीं है, तो ये ऑटोगैमस होंगे, सही है। और इट इज डिसएडवांटेजेस एज देयर आर नो चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज है ही है क्लिस्टोगैमी का, कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं रहेगा। क्रॉस पॉलिनेशन होता तो स्पीशीज में और वेरिएशन होता। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? जो कि बंद रहते हैं, जो ओपन नहीं होते हैं, और उनके अंदर ऑटोगैमी होती है, और क्रॉस पॉलिनेशन उनके अंदर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बंद रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कई चीज लिखी हुई है, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सटिंक्शन, अगर ये सब हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ इसमें लिख दिया गया है। हैबिटेट भी लूज कर दे रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, एलियन बाहर की स्पीशीज आ गई, और को एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। ये सब फिनोमेना बायोडाइवर्सिटी में होता है, इकोलॉजी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो इससे क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नेटैलिटी नहीं, कंपटीशन तो होगा ही नहीं, कंपटीशन क्या होगा? सब खत्म ही हो जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बायोडाइवर्सिटी में कई स्पीशीज इन्वॉल्व है, अब जो अच्छी होंगी सर्वाइव करेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी। तो को एक्सटेंशन भी हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, तो एक्सटेंशन भी हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता चला जाएगा, पॉपुलेशन बढ़, कॉम्पिटिशन है नहीं। तो ये इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट क्या है? डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस, क्या क्या है? डिकम्पोजिशन की बात की है। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस विच डेट्राइटस इज बाय माइक्रोब्स। तो ये तो सिंपल सी बात है, हाँ, डिकम्पोजिशन वो चीज़ होती ही है जिसमें डिट्राइटस डिग्रेड हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में। कौन करता है? माइक्रोब्स करता है। दूसरा कह रहा है डिकम्पोजिशन इज फास्टर, तेज होता है, इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो पहली बार तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता ही नहीं, स्लो होता है, तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। और लिग्निन और काइटिन पड़ा हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल, तो और स्लो होगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो डिकम्पोजिशन क्या हो गया? एक प्रोसेस है जिसमें डिट्राइटस सिंपलर सब्सटेंस में डिग्रेड होगा माइक्रोब्स, और एक स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इजी क्वेश्चन है, इन C4 प्लांट इस इन मीजोफिल सेल। सही बात है, बताइए। सही बात है भाई, C4 प्लांट है, ठीक है। CO2 कौन एक्सेप्ट करता है यहाँ पे? पेप करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। किसमें? सेल्स में। स्टेटमेंट सही है। दूसरा देख लेते हैं, मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। तो क्या C4 प्लांट जो होते हैं मीजोफिल्स होते हैं, इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होती? तो इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होती है इस बंडल शीट में, है ना, बंडल शीट में। तो बंडल शीट में आपकी रूबिस्को एंजाइम है, तो रूबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल्स में नहीं पाई जाती। तो क्या क्या चीजें हो गई, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड का रूबिस्को एंजाइम से पाई नहीं जाएगी, और ये मीजोफिल सेल में पाया जाता है, और रूबिस्को एंजाइम पाई जाती है बंडल शीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट देखेंगे, यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड क्रोमैटिन होता है। सही बात है, लूजली जो होता है वो एक्टिव होता है? नहीं भाई, हेट्रोक्रोमैटिन तो इनएक्टिव होता है, ये भी याद कर लीजिए, इनएक्टिव होता है। तो यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड है, हेट्रोक्रोमैटिन इनएक्टिव है। फिर देखते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज, और ये मिलकर क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये सही है, हिस्टोन ऑक्टामर रैपिंग होती है नेगेटिवली चार्ज डीएनए का न्यूक्लियोसोम में। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। सही बात है, याद कर लिए, लाइसिन और अमाइनो एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन होते हैं और डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। तो लाइसिन और आर्जिनिन रिच हो गई, ठीक। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, न्यूक्लियोसोम 400 नहीं होता, कितना होता है? एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है। तो हमारे क्या हो गया इसमें क्वेश्चन में, यू क्रोमैटिन लूजली पैक्ड रहेगा, हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन होता है, और न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर और डीएनए होता है। तो ये हो गया हम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, फिर वही स्टेटमेंट देखने हैं। अब नीट में तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमको बस देखना है कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। इन रूट्स xylem and phloem in vascular bundle are arranged in alternate manner। बताइए, रूट में xylem और phloem alternate manner में अरेंज रहते हैं? सही बात है, vascular bundle में। conjoined closed vascular bundles do not possess cambium, कैम्बियम नहीं होता। conjoined vascular bundle में कैम्बियम प्रेजेंट होता है xylem और phloem के बीच में, ये भी सही है। vascular bundles of dicotyledon system possess endark प्रोटोजाइलम, ये भी सही है। मोनोकॉटिलेडोनस बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। तो सब स्टेटमेंट सही है इसमें, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में ये स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिए, काफी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, मैं बात समझ रहा हूँ। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। गर्डलिंग प्लांट टिश्यू थ्रू विच, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कराया गया था? क्यों कराया गया था गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? ऑस्मोसिस के लिए, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड और वाटर दोनों के लिए। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट तो फ्लोएम के लिए हुआ था, फ्लोएम, तो फ्लोएम के थ्रू गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा है भाई, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, फॉर द फिनोमिना कहा है कि रिलीज ऑफ एनर्जी एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमो ऑस्मोसिस। तो केमी ऑस्मोसिस जब हो रहा होता है, केमी ऑस्मोसिस, तो क्या नहीं टू NADPH2, ये तो होता ही होता है, स्ट्रोमा साइट में ये चीज हो रही होती है, ये चीज हो रही होती है NADP टू NADPH2। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट और ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो दोनों में से एक चीज होगी, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, तो इसमें गलत स्टेटमेंट तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अगेंस्ट ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये होता ही है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का ही रोल हो रहा है मेन। तो केमी ऑस्मोसिस में NADPH से NADPH2 में रिडक्शन भी हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इन्वॉल्व नहीं है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट भी हो रहा है क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे जिसको हमने डिस्कस किया, ऐसे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, बने रहे हमारे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ